हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है पॉलिटिकल साइंस का चौथा चैप्टर यहां पे कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस का एक मिनट बच्चों। पॉलिटिकल साइंस का चौथा चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यह कंप्लीट हो चुका है और आज जो हम करने वाले हैं इसका वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा वो बहुत सारे उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अलग-अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके पूछे जाने की संभावना बनती है। आप में से जिन बच्चों ने इस जो चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अगर यह नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने काफ़ी कंसेप्ट पे ध्यान दिया, मैंने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है उसमें। और साथ ही साथ अगर आपको ना मिले तो आप जा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा जो 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसका भी सब कुछ यानी कि चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ये सभी आपको मिल जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जा करके चेक कीजिएगा। जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक सबका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साथ ही साथ जो चैप्टर है ये सभी सिस्टमैटिक तरीके से कराया गया और सबका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इस सब का प्लेलिस्ट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जा करके देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चैप्टर का नोट्स बनाएं या ना बनाएं, लेकिन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का नोट्स जरूर बनाइए ताकि एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में परेशानी ना हो। आपको बहुत सारे सोर्स इकट्ठे ना करना पड़े, बल्कि आपके पास खुद आपके हैंडराइटिंग में बना हुआ नोट्स रहेगा, उसी को आप रिवीजन कीजिएगा और वही आपके एग्जाम में काम आएगा। आप बहुत सारे नोट्स इकट्ठा कर लीजिएगा, आपको लगेगा कि कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, लेकिन अगर आप अभी से नोट्स बनाते हैं तो आपको इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सभी को पता है यहाँ पे पॉलिटी की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और पॉलिटी की क्लास वीक में 3 दिन यानी कि सप्ताह में 3 दिन और ज्योग्राफी की भी क्लास सप्ताह में 3 दिन चलती है। तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को पॉलिटी की क्लास चलती है और वहीं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ज्योग्राफी की क्लास चलती है। अब हमारी बातें कंप्लीट हो चुकी, अब हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मार्शल योजना कब शुरू की गई थी? मार्शल योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1948। अप्रैल 1948 में मार्शल योजना शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा? तो हो जाएगा यह यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था। और क्यों किया गया था? पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उनकी अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान हेतु यूएसए ने मार्शल योजना प्रारंभ किया था। इसके तहत यूएसए ने कुछ राशि यूरोपीय पश्चिमी यूरोप के देशों को दिया था, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का कौन सा सदस्य सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? यानी कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर। अभी यूएनएससी के परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? P4 परमानेंट कौन कौन से हैं? यूएसए हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, चाइना और रसिया। तो ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर हो चुका है, अब फ्रांस यूरोपीय यूनियन में है। तो केवल एक सदस्य इसके यूरोपीय यूनियन के केवल एक सदस्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद का गठन कब किया गया? यूरोपीय काउंसिल का गठन कब किया गया? तो यूरोपीय परिषद का गठन 1949 में हुआ था। 1949 में। और ये सभी बातें जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ये सभी मैं अपने चैप्टर में अपने थ्योरी की क्लास में बता चुका हूँ। तो आप जा करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो यूरोपीय परिषद का गठन राजनीतिक सामंजस्य बैठाने के लिए, जो यूरोप के देश थे पश्चिमी यूरोप के, उनमें राजनीतिक सामंजस्य बैठाने के लिए 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया जाता है। 1948 में मार्शल योजना लाई गई थी। मार्शल योजना। और साथ ही साथ यूरोपीय आर्थिक, ओईसीसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपीय इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यूरोपीय आर्थिक
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपीय इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसकी स्थापना की गई थी 1948 में, तो ध्यान रखिएगा। वहीं 1991 में यूरोपीय कोल और इस्पात संगठन की स्थापना की गई थी, यूरोपियन कोल एंड स्टील कॉरपोरेशन, यूरोपीय कोल एंड स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। और 57 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, और साथ ही साथ 1957 में ही यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय की स्थापना की गई। एटमी ऊर्जा समुदाय की स्थापना की गई थी कब? 1957 में। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। 1949 में यूरोपीय काउंसिल, यूरोपीय परिषद का गठन हुआ। 1948 में मार्शल योजना और ओईईसी यानी कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का गठन किया गया मार्शल योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर 1951 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया गया, जो 6 देश थे उनमें आपसी बिजनेस के लिए, आपसी व्यापार के लिए। और 57 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब किया गया? जस्ट हमने अभी डिस्कस कर लिया है ऑप्शन के माध्यम से, तो 1957 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन की बात की जा रही है, वह व्यापार संगठन है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई यह 1995 में हुई, 1995 में। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है यह जिनेवा में है, जिनेवा में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। उसके बाद इसके जो सदस्य देश हैं, इनकी संख्या कभी कभी पूछ लेता है, तो 164 इसके सदस्य देश है। आई होप आपको अब दिख रहा होगा, इससे पहले नहीं दिख रहा होता। तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है, इसकी स्थापना 1995 में हुई। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 164 164 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1991 में यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में मास्ट्रिच की संधि के द्वारा, मास्ट्रिच की संधि, मास्ट्रिच की संधि द्वारा 1991 में यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई। और ये जो संधि लागू हुई है 1992 में हुई, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा स्थापना, तो 1991 हो जाएगा। अब यूरोपीय यूनियन की बात आई तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम एक देश है, वहां का एक शहर है ब्रुसेल्स, वहां पे है। इसकी जो स्थापना 1991 में हुई गई थी और इसके जो सदस्य देश हैं, इसके जो सदस्य देश हैं यह 27, अभी 27 सदस्य देश है। इतना इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? अभी जस्ट डिस्कस हो चुका है हमारा, 1991। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आसियान का गठन कब हुआ? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 1967 में। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 10 देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। स्थापना के वक्त 5 सदस्य देश थे। स्थापना के वक्त सदस्य कितने थे इसके? 5। वर्तमान कितने सदस्य हैं?
वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो वर्तमान सदस्य हो जाएंगे 10। वर्तमान सदस्य 10 हो जाएंगे। स्थापना के वक्त 5 सदस्य थे और इसका जो हेडक्वार्टर, इसका जो मुख्यालय है जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया। तो इतना इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, अगर कुछ भी पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। वहीं ये 10 सदस्य देश कौन से हैं, 5 सदस्य देश कौन से, इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया है याद करने के लिए, कि अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है, तो वो मैंने ट्रिक बताया था। इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लेक्चर देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, पता चलेगा। आसियान का मुख्यालय कहाँ, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में। और आसियान का गठन जो हुआ था, यह बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। ठीक है, आसियान का जो गठन हुआ था, गठन यह बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? और इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि आसियान के सदस्य कौन है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दिया है, जो चैप्टर में है, तो आप जाकर के चैप्टर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रीजनल फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान रीजनल फोरम की स्थापना दिए गए ऑप्शन में से 1994, ए ऑप्शन 1994 में हुई थी। आसियान के बारे में जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताया है इसका, तो उसमें से जैसे ASEAN, आसियान, इसमें से पूछ लेगा कि ई का क्या अर्थ होता है, या ऐसे पूछ लेगा एन का क्या अर्थ होता है, या ऐसे पूछ लेगा ए का क्या अर्थ होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप बता पाएंगे। और इसके लिए मैंने जस्ट अभी से पहले लिख दिया है, तो जाकर के आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान शैली क्या है? आसियान वे क्या है? तो आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली, या फिर आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली, या ऑप्शन सी है आसियान सदस्यों की रक्षा नीति, या सभी आसियान सदस्यों को जोड़ने वाली सड़क। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली, जो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय यूनियन की मुद्रा रेनबिन्बी, पौंड, डॉलर या यूरो? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य कौन बना? अभी आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि यूरोपीय संघ में कुल 27 देश हैं, तो अब 28वां सदस्य कैसे हो गया? तो जस्ट मैं आपको अभी क्लियर करता हूं आपका कंसेप्ट। यहाँ पे 28वां सदस्य पूछा जा रहा है, क्रोएशिया बना था 2013 में। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना था। 2016 में क्या होता है, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकलेगा। इसके लिए ब्रिटेन में एक डील होती है जिसको ब्रेग्जिट डील बोला जाता है। ब्रेग्जिट डील या ब्रेग्जिट समझौता बोला जाता है। इस ब्रेग्जिट डील में जनमत संग्रह करवाया जाता है, जनमत संग्रह होता है। इस जनमत संग्रह में यस और नो के फेवर में था, यानी कि वैसे लोग यस बोलेंगे जो चाहते हैं कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाए, तो इनकी संख्या लगभग 52% थी, और जो नो वाले की संख्या है ये 48% थी। तो जनमत संग्रह के अकॉर्डिंग जब जनमत संग्रह हो गया 2016 में, तो यस के फेवर में 52% लोगों ने वोट किया था। तो इसी वजह से ब्रिटेन को 2016 में वोटिंग हुई, और 2020 में ब्रिटेन जो है बाहर हो गया। ब्रिटेन ईयू से बाहर हो गया। क्रोएशिया जब जुड़ा था तो 28 सदस्य थे, और ब्रिटेन बाहर हो गया तो 27 सदस्य बचे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? तो यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार 2012 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कब बाहर हुआ? अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी गणराज्य की स्थापना हुई? और ये सारे जो टर्म है, जो गणराज्य है या और भी कुछ जो टर्म है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, ये सब मैं समझाता हूँ अपने क्लास में। इसलिए अगर आपका को कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आप क्लास जरूर अटेंड कीजिए, क्लास देखिए, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चीनी गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी। और ऐसे भी आपसे पूछ ले कि चीन ने किस वर्ष खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो यह वर्ष हो जाएगा 1978। बशर्ते आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो आप आंसर कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ? और इसके बारे में अभी कुछ क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 2001 में चीन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ? ये सभी इस चैप्टर में पढ़ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी डाला यहाँ पे। तो 1962 में भारत और चीन के बीच जो है युद्ध हुआ था। 1962 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के बाद आधिकारिक दौरे पर चीन का दौरा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि युद्ध के बाद कहने का अर्थ है 1962 का जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, इसके बाद चीन जाने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वह राजीव गांधी बने थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पूछ ले कब कब इन्होंने दौरा किया था? तो 1988 में। 1988 में। और ये भी पूछ ले महीना, तो दिसंबर 1988 में इन्होंने दौरा किया था चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का एकमात्र देश जो G7 का सदस्य है। एशिया का जो एकमात्र देश है ये जो G7 का सदस्य है, यह जापान हो जाएगा। G7 का जो फॉर्मेशन हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। ठीक, उसके बाद G7 से यह G8 बना। G7 से यह G8 बना कब? 1997 में, जब रूस इसमें एंटर कर गया। रूस ने इसमें एंट्री ली। फिर G8 G7 हो गया कब? 2014 में, जब रूस ने क्राइमिया पर हमला किया। तो जो G7 ग्रुप के जितने मेंबर थे उन सभी ने एक स्वर में रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो 2014 में फिर से G8 G7 हो गया। कुल 7, जो 1975 में जिस समय इसका गठन हुआ था, उस समय दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मिल करके इस जो है संगठन का गठन किया गया था। उसमें कौन कौन सा था? यूके, यूएसए, ठीक, उसके बाद जापान, जर्मनी, उसके बाद इटली, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा, यूएसए, यूके, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा। और एक और जो सदस्य देश था इसका, एक और जो इसका सदस्य देश था, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है। जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस। फ्रांस, ये कुल 7 सदस्य देश थे जिस समय 1975 में गठन हुआ था। ये सभी देश, सातों देश विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हालांकि इसमें से बहुत सारे देश बाहर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये संगठन अभी भी है, अभी भी बहुत महत्वपूर्ण संगठन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो जो 38वीं समानांतर रेखा है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 38वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में आसियान ने कितने स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय का गठन किया था? तो वो 3 स्तंभ थे। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 समुदाय थे और इसके बारे में काफी डिटेल में मैंने चैप्टर में बताया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? तो भारत आसियान का पूर्ण संवादी भागीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नहीं है
देखिए ये जो है नहीं वाले एग्जाम में आपको ध्यान रखना है केवल, ठीक। तो नहीं और केवल ये कुछ कीवर्ड है, और इस टाइप के और भी जो कीवर्ड है इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एग्जाम का प्रेशर रहता है, विद्यार्थी कभी पढ़ता नहीं, कभी पढ़ लेता है, इस वजह से उसको दिक्कत होती है, यानी कि बना हुआ क्वेश्चन, आता हुआ क्वेश्चन वो गलत कर ले जाता है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है देश नहीं है, ये हांगकांग हो जाएगा। चीन की एक टेरिटरी है हांगकांग, ये कोई देश नहीं। म्यांमार देश है, भारत देश है, चीन देश है, लेकिन हांगकांग कोई देश नहीं है। तो ये कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे चौथा चैप्टर से, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, पढ़िए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाइए। और सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। हमारे चैनल को आप लाइक कर दी, लाइक शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। और सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, जहाँ पे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।